अस्सलामुअलैकुम, मैं हूँ मोहम्मद जुनैद। शाहज़ेब खानज़ादा की गैर मौजूदगी में इस प्रोग्राम की मेज़बानी मैं कर रहा हूँ। ईरान के शहीद सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह ख़ामनेई के जनाजे के दौरान शुरू होने वाली अमेरिका ईरान कशीदगी मुसलसल बढ़ती जा रही है। हालात तेज़ी से बिगड़ते जा रहे हैं। साथ ही मुज़ाकराती अमल की बहाली के लिए कोशिशें शुरू हो चुकी हैं। इस दौरान अमेरिका मुसलसल ईरान में अहम अहदाफ और शहरी इंफ्रास्ट्रक्चर को निशाना बना रहा है। रेलवे स्टेशन, एयरपोर्ट, पुल और अब बिजली घरों को टारगेट कर रहा है। साथ ही अमरीकी मीडिया के मुताबिक अमेरिका मशरिक़ वस्ता में मज़ीद जंगी तैयारे भेज रहा है। दूसरी तरफ ईरान खत्ते में अमरीकी बेसिस पर मिसाइल और ड्रोन से हमले कर रहा है। ईरानी हमलों का दायरा शाम और उर्दन तक फैल गया है। ख़ास तौर पर उर्दन में ईरानी हमलों से अमरीकी फोर्सेस को शदीद नुकसान पहुँचा है और 3 अमरीकी फ़ौजी मारे गए हैं, कई ज़ख्मी भी हुए। अमेरिका के कई हेलीकॉप्टर तबाह हो चुके हैं। खुद अमरीकी फ़ौज उर्दन में ईरानी हमलों की कामयाबी और इससे होने वाले अमरीकी नुकसानात पर हैरत का इजहार कर रही है। उर्दन में 2 अमरीकी फ़ौजियों की हलाकत की तस्दीक अमरीकी फ़ौज ने पहले ही कर दी थी। एक लाश मिलने की तस्दीक की गई है जो मुमकिन तौर पर लापता अमरीकी फ़ौजी की हो सकती है। साथ ही अमरीका ने इराक में भी अपने एक फ़ौजी की हलाकत का ऐलान किया है। सेंटकॉम के बयान के मुताबिक 17 जुलाई को उर्दन में ईरानी हमले से 2 अमरीकी फ़ौजी हलाक हो गए थे और एक फ़ौजी लापता था। तफसीली सर्च ऑपरेशन के बाद अमरीकी फ़ौजी एहलकारों को वाक़े की जगह से ऐसी इंसानी बाक़ियात मिली हैं जिनकी शनाख्त नहीं हो सकी। इन बाक़ियात की तस्दीक का अमल जारी है। सेंटकॉम के बयान के मुताबिक एक और वाक़े में शुमाली इराक में एक अमरीकी फ़ौजी मारा गया है जो गिराया गया ईरानी ड्रोन को नाकारा बनाने की कोशिश कर रहा था। इस दौरान ड्रोन फट गया और अमरीकी फ़ौजी मारा गया, जबकि एक और फ़ौजी को मामूली ज़ख्म आए हैं। ईरान जंग के आगाज़ के बाद ये दूसरा मौका है कि ईरानी हमलों से एक साथ कई अमरीकी फ़ौजियों की हलाकत की तस्दीक खुद अमरीकी फ़ौज ने की है। इससे पहले जंग के इब्तदाई दिनों में कुवैत में अमरीकी बेस पर ईरान ने हमला कर दिया था और कई अमरीकी फ़ौजी मारे गए थे। अब उर्दन में अमरीकी फ़ौज को शदीद धचका लगा है और ये सवाल भी उठ रहा है कि उर्दन जो जंग के पहले मरहले में यानी सीज़ फायर से पहले ईरान का हदफ नहीं था, अब कैसे अचानक ईरानी हमलों का पहला हदफ बन गया। इस हवाले से अमरीकी अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स में रिपोर्ट शाया हुई है जिसके मुताबिक जुमे को ईरानी हमले में 2 अमरीकी फ़ौजी हलाक हो गए जबकि एक फ़ौजी लापता हो गया। अमरीकी हुकाम के मुताबिक उर्दन में 5 दिन के दौरान अमरीकी अफवाज पर होने वाला चौथा हमला था। ईरानी हमलों में दर्जनों अमरीकी फ़ौजी ज़ख्मी हो गए और कई हेलीकॉप्टर को नुकसान पहुँचा। अमरीकी हुकाम ने शनाख्त ज़ाहिर न करने की शर्त पर बताया कि ईरान के मुसलसल हमलों और अमरीकी नुकसानात से ज़ाहिर होता है कि ईरानी फ़ौज के पास अब भी बड़ी तादाद में मिसाइल मौजूद हैं और वो अमरीकी एयर डिफेंस सिस्टम से बचकर हमले करने में पहले से ज़्यादा महारत हासिल कर चुके हैं। अमरीकी हुकाम के मुताबिक उर्दन, जहाँ अमरीका की अहम एयर बेसिस मौजूद हैं, जंग से पहले और जंग के इब्तदाई दिनों में ज़्यादा अहम हो गया था क्योंकि पेंटागन ने बहरीन, मुत्तहिदा अरब अमीरात और कतर से अपने बहुत से फ़ौजियों को निस्बतन ज़्यादा महफूज मकानात यानी उर्दन और इसराइल मुंतकिल कर दिया था। अमरीकी हुकाम का ये भी कहना था कि खित्ते में अमरीका के दीगर इत्तेहादियों की जानिब से अपनी सरजमीन पर अमरीकी फ़ौजियों की तैनाती और अमरीकी जंगी तैयारों की परवाज़ों पर पाबंदियाँ लगाने के बाद अमरीका के लिए उर्दन मज़ीद अहम हो गया था। न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक जुलाई के आगाज़ में ईरान ने खित्ते में अपने हमलों का दायरा वसी कर दिया और पहली दफ़ा उर्दन को भी निशाना बनाया गया। अमरीकी हुकाम ने उर्दन पर ईरान के गुज़श्ता 5 दिनों के हमलों की तफसीलात बयान की हैं जिन पर पेंटागन ने अब तक अवामी तौर पर तफसील से बात नहीं की है। अमरीकी हुकाम का कहना है कि उर्दन में अमरीकी अफवाज पर पहला हमला किंग फैसल एयरबेस की रिहायशी इमारत पर किया गया जिसमें 5 अमरीकी फ़ौजी ज़ख्मी हो गए। दूसरा हमला मशरिकी उर्दन के एक अड्डे पर किया गया जहाँ से अमरीकी ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर कार्रवाइयाँ कर रहे थे। ईरान के इस हमले में कई हेलीकॉप्टर्स को शदीद नुकसान पहुँचा। इसके बाद ईरानी मिसाइलों ने उर्दन के इलाके अर्ज़क में वाक़े मवाफ़िक़ुल सलती एयरबेस को दोबारा निशाना बनाया। ये वही अमरीकी बेस है जहाँ जुमे को ईरानी हमले में अमरीकी फ़ौजी हलाक हुए थे। इस एयरबेस पर ईरान के पहले हमले में बंकस में पनाह लेने की कोशिश के दौरान तकरीबन 20 अमरीकी फ़ौजी ज़ख्मी हुए थे। ताहम पहले हमले में कोई फ़ौजी हलाक नहीं हुआ था, लेकिन उसी दिन यानी जुमे को जब ईरान ने दोबारा उसी अड्डे पर हमला किया तो 2 अमरीकी फ़ौजी हलाक हो गए और 4 फ़ौजी ज़ख्मी हुए। अमरीकी हुकाम ने मज़ीद बताया कि ज़ख्मी एहलकारों का तिब्बी मुआयना किया गया और उन्हें दोबारा ड्यूटी पर भेज दिया गया है। ताहम पेंटागन ने इस मामले पर तबसरा करने से इनकार कर दिया। न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट में अमरीकी एयरफोर्स के साबिक लेफ्टिनेंट जनरल डेविड डेप्टोला का तज्जिया शामिल किया गया है जो 1991 की गल्फ़ वॉर में फ़ज़ाई की कार्रवाइयों के अहम मनसूबा साज़ों में शामिल थे।
वो उर्दन पर ईरानी हमलों के बारे में कहते हैं कि उर्दन का महल वकूफ़ अमरीका को शाम, इराक़ और पूरे ख़ित्ते में ज़्यादा मौसर फ़ज़ाई कार्रवाइयाँ करने की सहूलत देता है। इसलिए जुमे को उर्दन पर ईरानी हमला सिर्फ एक अड्डे पर हमला नहीं था, बल्कि ये ख़ित्ते में अमरीका के इत्तेहादी पर हमला था और इस कोशिश का हिस्सा था कि ख़ित्ते में अमरीकी अफ़वाज की मेज़बानी की सियासी कीमत सिक्योरिटी फ़ायदे से ज़्यादा हो जाए। ईरानी मीडिया में उर्दन में अमरीकी बेस पर हमलों से पहुँचने वाले नुकसान की सैटेलाइट तस्वीर भी जारी की गई हैं, जिनमें बेस पर नुकसानात के मनाज़िर देखे जा सकते हैं। उर्दन में ईरानी हमले में अमरीकी फ़ौजियों की हलाकत के बाद अमरीकी फ़ौज और इंतज़ामिया का शदीद रद्द-ए-अमल सामने आ रहा है। ईरान में कई अहदाफ को निशाना बनाया गया है। खुद ईरान के मुताबिक कल रात के हमलों में ईरान में एक ज़ेर तामीर न्यूक्लियर पावर प्लांट को निशाना बनाया गया। इसके अलावा सेंटकॉम ने वीकेंड पर ईरान में अपनी कार्रवाइयों की तफसीलात बताते हुए कहा कि अमरीकी फ़ौज की जानिब से ईरान के फ़ौजी कमांड सेंटर्स, एयर डिफेंसेस और कोस्टल सर्वेलेंस साइट्स, बहरी सलाहियतों, मिसाइल और ड्रोन लॉन्च करने वाले मकामात और मवासलाती नेटवर्क को निशाना बनाया गया है। सेंटकॉम ने इन हमलों की वीडियो भी जारी कर दी है। आज सदर ट्रंप ने भी बताया कि मारे गए अमरीकी फ़ौजियों के लिए गुज़श्ता रात ईरान पर बहुत शदीद हमले किए गए हैं। Iran has been very, very badly damaged. They've lost everything almost militarily. They've got very little left. They've got some missiles. They've got some drones. They've got some manufacturing ability, not much. We control the strait. They don't control anything. But we hit them very hard again tonight, and we did that in honor of the probably three as opposed to two great patriots. इसके अलावा ये खबर भी सामने आई है कि अमेरिका मशरिक़ वस्ता में फ़ौजी ताकत को मज़ीद बढ़ा रहा है और मुख्तलिफ ममालिक में तैनात जदीद फ़ाइटर जेट्स को मशरिक़ वस्ता मुंतकिल कर रहा है, जिससे ये तशवीश बढ़ गई है। न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक अमरीकी हुक्काम ने बताया है कि अमरीका मशरिक़ वस्ता में मज़ीद जंगी तैयारे भेज रहा है, जिससे ज़ाहिर होता है कि ट्रंप इंतज़ामिया ईरान के ख़िलाफ़ मज़ीद हमले बढ़ाने की तैयारी कर रही है। अमरीकी हुक्काम के मुताबिक जर्मनी से अमरीकी फ़ज़ाइया के F-16 लड़ाका तैयारे और बरतानिया से F-35 स्टेल्थ तैयारे मशरिक़ वस्ता भेजे जा रहे हैं। इसके अलावा फ़ज़ाई ईंधन फराहम करने वाले मज़ीद तैयारे भी रवाना किए जा रहे हैं। ताहम अमरीकी सेंटकॉम इन रिपोर्ट्स पर तबसरा करने से इनकार कर रहा है। रिपोर्ट के मुताबिक मशरिक़ वस्ता में इजाफी तैयारे तैनात करने का हुक्म 17 जुलाई को उर्दन में ईरानी हमले और अमरीकी फ़ौजियों की हलाकत के बाद दिया गया था। कशीदगी में मुसलसल और तेज़ी से इजाफे के बावजूद सालिसों के ज़रिए मुज़ाकराती चैनल एक्टिव होने की इतलात भी सामने आ रही हैं, जिसकी ईरान ने भी तस्दीक कर दी है। ईरानी न्यूज़ एजेंसी इरना के मुताबिक हफ्तावार प्रेस ब्रीफिंग के दौरान ईरानी वज़ारत ख़ारजा के तर्जुमान इस्माइल बकाई से कतर की जानिब से 10 दिन की जंग बंदी समेत मुज़ाकरात के दोबारा आगाज़ के लिए नई तजावीज़ मिलने की खबरों पर सवाल किया गया तो उन्होंने जवाब दिया कि ये वाज़ेह है कि सालिस ममालिक कशीदगी में मज़ीद इजाफे को रोकने के लिए सरगर्म है। एक तरफ ईरान की मुसल्लह अफ़वाज मजबूती और आज़म के साथ अमरीका की जारियत का जवाब दे रही हैं, तो दूसरी तरफ मुल्क का सिफारती निज़ाम भी अपनी ज़िम्मेदारियाँ पूरी तरह अंजाम दे रहा है। सालिसों के ज़रिए पेश की गई तजावीज़ हमें पहुँचाई गई हैं और हम उन्हें वसूल भी कर चुके हैं। तमाम इस मरहले पर उनकी तफसीलात बयान नहीं करना चाहेंगे। वाज़ेह रहे कि ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची ने साबिक़ अमीर शेख हमद बिन खलीफा अल सानी की ताज़ियत के लिए कतर का दौरा किया था और ईरानी मीडिया के मुताबिक अब्बास अराग़ची की कतरी हममनसब से मुलाकात भी हुई थी। उसके बाद ही मुज़ाकराती अमल की बहाली के हवाले से नई तजावीज़ के बारे में खबरें सामने आई थी। इसी बारे में खबर एजेंसी रॉयटर्स से बात करते हुए एक सीनियर ईरान कहा कि ईरान को सालिस ममालिक की जानिब से 10 रोज़ा जंगबंदी की एक तजवीज़ मौसूल हुई है। इसका मकसद अबूरी मुआहदे को बरकरार रखना है ताकि मुस्तकिल मुआहदे की राह हमवार की जा सके। इसके अलावा आज ही ईरान के वज़ीर दाखिला सिकंदर मोमनी पाकिस्तान पहुँच गए हैं। वो पाकिस्तान में आला हुकाम से मुलाकातें करेंगे और इस दौरे को भी अमरीका ईरान मुज़ाकरात की बहाली के तनाजुर में देखा जा रहा है। मगर इसी दौरान एक और बड़ी पेशरफ्त भी हुई है जो मुज़ाकरात की बहाली नहीं बल्कि कशीदगी बढ़ाने का बाइस बन सकती है। ईरान के हिमायती यमन के हौसी ग्रोह ने रेड सी में सऊदी अरब के नेवल ब्लॉकेट का ऐलान कर दिया है। सऊदी अरब और यमन के हूसियों के दरमियान हालिया कुछ दिनों से शदीद कशीदगी जारी थी। हूसी बार बार रेड सी में बाबुल मंदब बंद करने की बातें कर रहे थे, जो कि आलमी तरसील का एक और अहम रूट है। रॉयटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक ईरान के हिमायत याफ्ता यमनी हूसियों ने कहा है कि वो सऊदी अरब के ख़िलाफ़ बहरी नाकाबंदी नाफिज कर रहे हैं। इस इक़दाम से ईरान जंग में अमरीका के ख़िलाफ़ एक नया महाज खुल गया है और तवानाई की फराहमी मुतासर होने का ख़दशा मज़ीद बढ़ गया है। रिपोर्ट के मुताबिक ईरान की जानिब से अपने इत्तेहादी यमन के हूसियों से कहा गया था कि अगर अमरीका ईरान के तवानाई के इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमले जारी रखता है तो वो बाबुल मंदब को बंद कर दें।
अपने बयान में हुसियों की मुसल्लह फ़ौज ने कहा है कि वो आँख के बदले आँख के असूल के तहत सऊदी अरब के ख़िलाफ़ बहरी नाकाबंदी का ऐलान करते हैं, जो फौरी तौर पर नाफिजुल अमल होगी। हुसियों ने मज़ीद कहा कि ये फ़ैसला सऊदी अरब की जानिब से यमन के मुहासरे के जवाब में लिया गया है, ताहम सऊदी अरब ने इस मामले पर फ़िलहाल कोई रद्द-ए-अमल जारी नहीं किया। ये पेशरफ्त सालिसी का किरदार अदा करने वाले पाकिस्तान के लिए भी इंतहाई हसास है। पाकिस्तान और सऊदी अरब का बाहमी दिफाई मुआहिदा है और पाकिस्तान सऊदी अरब के दिफा के हवाले से कई बार ईरान को भी अपनी पोजीशन से आगाह कर चुका है। साथ ही इस पूरी सूरत हाल में ईरान में सियासी और फौजी लीडरशिप यानी पासदारान इनकलाब के दरमियान मुज़ाकरात के मामले पर इख्तलाफात की खबरें सामने आती रही हैं और परसों ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह मुश्तबा खामनाई ने अपने बयान में कौमी इत्तेहाद पर जोर दिया। मुश्तबा खामनाई के बयान के मुताबिक इस वक्त सबसे बुनियादी तकाज़ों में से एक ये है कि माशरे के हर तबके, हुकाम और हर शोबे में इत्तेहाद को मजबूती से कायम रखा जाए। हमारी हुकूमत के तीनों शोबों में खिदमात अंजाम देने वाले मुखलिस हुकाम पर अपना एतमाद बरकरार रखें, जिनकी आवाम की फलाह बहबूद और खुशहाली के लिए कोशिशें वाज़ेह है। ये बिल्कुल मुमकिन है कि कुछ अफराद मुकम्मल अखलास और नेक नियति के साथ कुछ ओहदेदारों की कारकर्दगी पर कुछ एतराज़ रखते हैं। उनकी नज़र में निज़ाम के लिए ऐसी फ़िक्र और वाबस्तगी एक कीमती सरमाया है और अपनी जगह पसंदीदा भी है, लेकिन इसमें एहतियात से काम लेना चाहिए और ये ख्याल रखना चाहिए कि इस तर्ज़ अमल से किसी बेगुनाह के साथ नाइंसाफ़ी ना हो और इससे हमारी कौमी यकजहती और माशरती इत्तेहाद को नुकसान ना पहुँचे। अगर इन बातों का ख्याल रखा जाए तो तनकीद खुशहाली में इजाफ़ा करेगी और मामलात को आगे बढ़ाने में मदद देगी। सुप्रीम लीडर ने कौमी यकजहती का पैगाम दिया है। साथ ही मुज़ाकरात के हवाले से पेशरफ्त होने की खबरें सामने आ रही हैं। कतर ने 10 रोज़ा जंगबंदी की तजवीज़ दी है। इसके अलावा ईरान की वज़ीर दाखिला इस्कंदर मोमनी पाकिस्तान पहुँच गए हैं और यहाँ उनकी अहम मुलाकातें मुतवक्के हैं। हम बात करेंगे नुमाइंदा खुसूसी जियो न्यूज़ एजाज़ सैयद से। एजाज़, आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। जुलाई के आगाज़ से ये नई कशीदगी की लहर शुरू हो गई। उस वक्त अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप नेटो समिट के लिए तुर्की में थे। ये कशीदगी बढ़ती चली गई और इसका दायरा कार भी फैल रहा है। जैसे हमने बात भी की है अपने प्रोग्राम में कि उर्दन में किस तरह से निशाना बनाया जा रहा है। जब भी ये कशीदगी बढ़ना शुरू हुई तभी से सवाल उठ रहा था कि सालिस और फरीकैन किस तरह से अब किरदार अदा करेंगे इस नई कशीदगी की लहर और आपस में एक बार फिर एक दूसरे पर हमले। इसकी तवक्को उस वक्त नहीं की जा रही थी। तो क्या अब ये कहा जा सकता है कि इस सिलसिले में कोई पेशरफ्त हुई है मरकज़ी सालिस और दीगर फरीकैन की जानिब से भी, और यही इस बात का सबूत है कि ईरान के वज़ीर दाखिला इस्कंदर मोमनी एक आला सतही वक्त के साथ पाकिस्तान पहुँच चुके हैं? जुनैद, बहुत बहुत शुक्रिया। जुनैद, इस्कंदर मोमनी जो पाकिस्तान के दौरे पे आए हैं, इस हवाले से आम तासुर तो यही है कि जिस तरह पाकिस्तान जिस तरह कोशिश करता रहा है सालसी की और उसमें कोई बड़ी पेशरफ्त हो गई है, अमली तौर पे ऐसा नहीं है। जो इस्कंदर मोमनी का दौरा है इस्लामाबाद का, हमें जो बताया गया है उसका जो ताल्लुक है बुनियादी तौर पे वो बायलैटरल जो ताल्लुकात हैं दोनों मुल्कों के दाखिला अमूर के की वजारतों के, उससे मुतल्लिक हैं। आपको पता है पाकिस्तान का जो ग्राउंड रूट है ईरान के साथ वो बंद हो चुका हुआ है। लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन है बलूचिस्तान की साइड पर और दूसरी तरफ सिस्तान की साइड पर भी ऐसा ही है। फिर दोनों मुल्कों के दरमियान जो होम डिपार्टमेंट्स हैं, वजारत दाखिला हैं, उनके ताउन के हवाले से माजी में भी बात होती रही है। दोनों का माजी में एक जॉइंट वर्किंग ग्रुप रहा है। फिर दोनों की बॉर्डर जो मैनेजमेंट कमेटियां रही हैं जो मिलके काम करती रही हैं। तो ये ज्यादातर इसका जो ताल्लुक है उससे है। जो रिफ्ट जारी है या जो तनाज़ा जारी है अमेरिका और ईरान के दरमियान, उसमें पाकिस्तान पसे पर्दा रहकर अपनी कोशिशें तो कर रहा है, लेकिन ये बात बड़ी विजिबल है कि वो इंथ्यूजियाज्म या वो जो गर्मजोशी है वो पाकिस्तान की तरफ से उसका मुजाहरा इसलिए नहीं हो रहा कि पाकिस्तान काफी हद तक मायूस भी हुआ है। इसमें जो फ्रीकैन की तरफ से जो पाकिस्तान को एक्सपेक्टेशन थी, लेकिन पाकिस्तान खामोशी से वो सालसी का जो किरदार है वो आज भी अदा कर रहा है, लेकिन उस तरह से नहीं जिस तरह से माजी में अदा करता रहा। तो एजाज, जब हम इस पूरे खत्ते के इस तनाज़े की तरफ देखते हैं तो कई महाज ऐसे थे जिन पर खामोशी भी रही। अब इस नई लहर के साथ उनमें से भी एक महाज ऐसा है, एक जगह ऐसी जहाँ पर एक कशीदगी का सिलसिला शुरू हुआ, वो यमन में है। हूसी बागियों का रद्द-ए-अमल, ईरान की तरफ से उनकी हिमायत, उस पर पाकिस्तान ने हालिया दिनों में अपनी पोजीशन वाज़े भी की। ईरान के साथ भी पैगाम रसानी हुई कि सऊदी अरब और पाकिस्तान का क्या ताल्लुक है, पाकिस्तान के लिए रेड लाइन
लाइन क्या होगी। अब तक तो जो ईरान अमेरिका का मामला था उसको जिस खुशउस्लूबी से पाकिस्तान ने निभाया और उसमें एक बहुत ही गैर मामूली किरदार अदा कि उसकी बहुत ज़्यादा दुनिया भर में पजीराई उसको मिली, लेकिन आपको लगता है कि कुछ ऐसा भी हिस्सा ऐसा हो सकता है जो हसास हो बहुत ज़्यादा और फिर कोई पेचीदगी पैदा करते हैं बहुत ज़्यादा पाकिस्तान के लिए, एक सालिस के तौर पर, एक ऐसे मुल्क के तौर पर जो इस खत्ते में अमन लाने की कोशिश कर रहा है, ईरान अमेरिका जंग को ख़त्म करवाना चाहता है? जुनेद, अगर ईरान की तरफ से सऊदी अरब के ऊपर अटैक किया जाता रहा और उसमें तेजी आई तो एक वक्त आ जाएगा जिसमें पाकिस्तान को एक खुली पोजीशन लेना पड़ेगी। मेरी पाकिस्तानी हुकाम से बात हुई है और पाकिस्तानी हुकाम ने का ये कहना है कि अगर हमारी जो रेड लाइन है उसको क्रॉस किया गया तो फिर हमें मुमकिना तौर पे शायद अपना जो दरीना दोस्त मुल्क है जो मुश्किल वक्त में भी काम करता रहा है उसके साथ खुलम खुला आना पड़ेगा। लेकिन पाकिस्तान कोशिश कर रहा है कि ऐसी सिचुएशन ना आए और पाकिस्तान इस हवाले से करीबी राब्ते में है तेहरान से भी और सऊदी अरेबिया से भी। और अब तक की अच्छी बात यह है कि पाकिस्तान के राब्तों की वजह से बहुत सारी ऐसी पेचीदगियां पैदा नहीं हुई जो अगर ये राब्ते ना होते तो वो पैदा हो जाती। लेकिन ये बात वाज़ेह है कि अगर इसमें बहुत सारा मामला आगे बढ़ गया, यानी कि ईरान की तरफ से सऊदी अरब के हवाले से मामला आगे बढ़े या सऊदी अरब से जो आलमी कुव्वतें हैं वो आगे बढ़ी, जिसके जवाब में ईरान ने जवाब बनाया कि जी हम भी आगे बढ़ेंगे, तो पाकिस्तान के लिए एक मुश्किल सूरत हाल होगी। ताहम पाकिस्तान का इस वाले से स्टैंस बड़ा क्लियर है कि पाकिस्तान सऊदी अरब के साथ एक दफाई मुआहदे में है और पाकिस्तान अपने दफाई मुआहदों को ऑनर करता है, उनकी पासदारी करेगा। बहुत बहुत शुक्रिया एजाज से बात करने के लिए। प्रोग्राम में आगे बढ़ते हुए बात करेंगे दुनिया के सबसे बड़े खेल फुटबॉल और उसके नए वर्ल्ड चैंपियन की। 2010 में जनूबी अफ्रीका में पहले बार फीफा वर्ल्ड कप जीतने के 16 साल बाद स्पेन ने एक बार फिर फुटबॉल की दुनिया का सबसे बड़ा एजाज अपने नाम कर लिया है और कल न्यूयॉर्क के न्यू जर्सी स्टेडियम में खेले गए वर्ल्ड कप के सनसनीखेज फाइनल में स्पेन ने इजाफी वक्त में दिफाई चैंपियन अर्जेंटीना को 1-0 से शिकस्त देकर दूसरी बार वर्ल्ड कप की ट्रॉफी उठा ली। स्पेन के सेंटर फॉरवर्ड फेरान टोरेस ने इजाफी वक्त में फैसलाकुन गोल करके मैच का रुख अपनी टीम के हक में मोड़ दिया। स्पेन ने मुकाबले के आगाज से अख्ताम तक शानदार खेल पेश किया और ज़्यादातर वक्त मैच पर अपनी गिरफ्त को बरकरार रखा। अमेरिका में खेले गए इस पूरे वर्ल्ड कप के दौरान स्पेन ने शानदार तकनीकी महारत, मजबूत दिफा और बेहतरीन हिकमत अमली का मुजाहरा किया। 8 मैचों पर मुश्तमिल अपने कामयाब सफ़र में स्पेन के खिलाफ सिर्फ एक गोल हुआ जो इसकी गैर मामूली दिफाई खेल का वाज़ेह सबूत है। फाइनल तक रसाई के सफ़र में स्पेन ने फ्रांस, पुर्तगाल और बेल्जियम जैसी मजबूत यूरोपीय टीमों को अपनी मुनज़्ज़म हिकमत अमली और इज्तिमाई खेल के ज़रिए आउट क्लास किया। सेमीफाइनल में हॉट फेवरेट फ्रांस को 2-0 से शिकस्त देने के बाद यूरोपीय चैंपियन ने फाइनल में दिफाई चैंपियन अर्जेंटीना को भी कोई मौका नहीं दिया। अर्जेंटीना ने इस वर्ल्ड कप के हर मैच में कम से कम 2 गोल किए थे, लेकिन फाइनल में इसकी कारकर्दगी गैर मामूली तौर पर ख़राब रही। लियोनेल मेसी की टीम पूरे 120 मिनट में एक भी शॉट टारगेट पर ना लगा सकी। इस मैच में स्पेन ने एक बार फिर साबित किया कि उसकी असल ताकत सिर्फ बासलाहियत खिलाड़ी नहीं बल्कि मुनज़्ज़म टीम वर्क, नज़्म-ओ-ज़ब्त और इज्तिमाई खेल है। यही खूबसूरत और मरबूत अंदाज़े खेल बरसों से स्पेन की शनाख्त रहा है और इसी शनाख्त ने इसे एक बार फिर दुनिया की बेहतरीन टीम बना दिया है। कल रात के वर्ल्ड कप फाइनल की सबसे दिलचस्प बात यह थी कि स्कोर लाइन से ये एक सख्त मैच जाहिर होता है, लेकिन जिस किसी ने भी पूरा मैच देखा उसके लिए ये वाज़ेह था कि खेल का मुकम्मल कंट्रोल स्पेन के पास था। अगरचे मुकर्ररा 90 मिनट तक कोई टीम गोल ना कर सकी और फैसला इजाफी वक्त में हुआ, लेकिन स्पेन ने आगाज़ से अख्ताम तक गेंद पर अपनी गिरफ्त, शानदार पासिंग और बेहतरीन हिकमत अमली के ज़रिए अर्जेंटीना को अपनी मर्ज़ी का खेल खेलने ही नहीं दिया। अर्जेंटीना पूरे मैच में एक भी वाज़ेह और मौसर गोल का मौका पैदा ना कर सकी, जबकि स्पेन ने मुसलसल बॉल पोजीशन अपने पास रखकर हरीफ को शदीद दबाव और फ्रस्ट्रेशन का शिकार रखा। इसी दबाव के नतीजे में अर्जेंटीना के खिलाड़ी बार बार सख्त फाउल्स करते रहे और मैच का रुख जिस्मानी खेल की तरफ मोड़ने की कोशिश करते रहे। इसके बरक्स
स्पेन के खिलाड़ियों ने सख्त टैकलिंग और मुसलसल फाउल्स के बावजूद अपना नज़्म ज़ब्त और तहम्मुल बरकरार रखा। उन्होंने जज्बात में आए बगैर अपने खेल के मंसूबे पर अमल जारी रखा और आखिर तक मैच की रफ्तार और कंट्रोल अपने हाथ में रखा। दूसरे हाफ में अर्जेंटीना ने मज़ीद जारहाना अंदाज अपनाया, लेकिन इसका नुकसान भी उन्हें खुद उठाना पड़ा। दूसरे हाफ के अख्ताम में एक सख्त टैकल करने पर अर्जेंटीना के मिडफील्डर एंजो फर्नांडिस को रेड कार्ड दिखा दिया गया, जिसके बाद अर्जेंटीना को इजाफी वक्त का खेल सिर्फ 10 खिलाड़ियों के साथ खेलना पड़ा। मैच ख़त्म होने के बाद भी दोनों टीमों का रवैया एक वाज़ेह फ़र्क दिखा रहा था। अर्जेंटीना के चंद खिलाड़ी स्पेन के फुटबॉलर्स के साथ तर्क कलामी और झगड़ते हुए नजर आए। दूसरी जानिब स्पेन के खिलाड़ी आखिर तक खेल के जज्बे और एहतराम की बेहतरीन मिसाल पेश करते रहे। कामयाबी के बावजूद स्पेन के नौजवान खिलाड़ियों ने लियोनेल मेसी जैसे बड़े फुटबॉलर को खिराज तहसीन पेश किया, उनसे खुद जाकर मुसाफा किया और उन्हें तसल्ली भी दी। तकरीब के अख्ताम पर स्पेन की पूरी टीम ने रनर अप अर्जेंटीना के लिए गार्ड ऑफ ऑनर भी पेश किया। इस शिकस्त के साथ ही अर्जेंटीना के अजीम फुटबॉलर लियोनेल मेसी का फीफा वर्ल्ड कप करियर भी मुमकिन तौर पर अपने इख्तिताम को पहुंच गया है। रनर अप मेडल वसूल करने के बाद मेसी जज्बात पर काबू ना रख सके और आंखों में आंसू लिए मैदान से बाहर गए। मेसी से पहले पुर्तगाल के क्रिस्टियानो रोनाल्डो, क्रोएशिया के लुका मॉड्रिच और ब्राज़ील के नेमार जैसे बड़े खिलाड़ियों का भी ये मुमकिन तौर पर आखिरी वर्ल्ड कप था। इस सारी सूरत हाल में स्पेन की फातह टीम आज अमेरिका से अपने मुल्क वापस पहुंच गई है और आज स्पेन के दारुल हुकूमत मैड्रिड में फातह टीम का शानदार इस्तकबाल हुआ। टीम ने शहर में विक्ट्री परेड भी की। ऐसे में इस वर्ल्ड कप में स्पेन ने यह पैगाम भी दिया कि फ़ुटबॉल में इज्तिमाई खेल अक्सर इनफरादी सलाहियत से ज़्यादा मौसर, मजबूत और ख़ूबसूरत साबित होता है। अर्जेंटीना के खिलाफ इस तारीखी फतह के साथ ही स्पेन ने आलमी फ़ुटबॉल में एक और बड़ा एजाज़ भी अपने नाम कर लिया है। जब भी फ़ुटबॉल वर्ल्ड कप की तारीख की अजीम तरीन टीमों का जिक्र होता है तो इनके साथ हमेशा ऐसे गैर मामूली खिलाड़ियों के नाम भी लिए जाते हैं जिन्होंने अपनी इनफरादी सलाहियत से अपनी टीमों को बड़े बड़े मुकाबले जितवाए। ब्राज़ील के लिए पेले और रोनाल्डो, अर्जेंटीना के लिए डिएगो मैराडोना, लियोनेल मेसी और फ्रांस के लिए ज़ैनुद्दीन ज़िडान ऐसे ही अजीम नाम हैं जिन्होंने अपने अपने अदवार में बड़े कारनामे सरअंजाम दिए। लेकिन स्पेन की मौजूदा टीम की सबसे बड़ी ताकत किसी एक सुपरस्टार पर इन्हिसार नहीं बल्कि इसका मजबूत इज्तिमाई खेल है। इस वर्ल्ड कप के आगाज़ में स्पेन को उस वक्त बड़ा धचका लगा जब उसके 19 साला स्टार लामीन यामाल और निको विलियम्स इंजरी के साथ टीम का हिस्सा बने। इसके बावजूद टीम ने किसी एक खिलाड़ी पर इन्हिसार करने की बजाय इज्तिमाई हिकमत अमली, नज़्म ज़ब्त और शानदार टीम वर्क के ज़रिए पूरे टूर्नामेंट में नाकाबिले शिकस्त कारकर्दगी का मुजाहरा किया। कल रात को फाइनल में फतह के साथ स्पेन की फुटबॉल टीम अब मुसलसल 38 बैनुल-अक़वामी मैचेस में नाकाबिले शिकस्त रहने वाली दुनिया की नई रिकॉर्ड होल्डर टीम बन गई है, जिसने इटली का 37 मैचेस तक नाकाबिले शिकस्त रहने का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। अहम बात यह है कि स्पेन की ये कामयाबी सिर्फ एक फीफा वर्ल्ड कप तक महदूद नहीं बल्कि हालिया बरसों में स्पेन आलमी फ़ुटबॉल की सबसे कामयाब, मुनज़्ज़म और बाअसर ताकत बनकर सामने आया है। इस वक्त स्पेन बैक वक्त मर्दों और ख़वातीन का आलमी चैम्पियन है, जबकि यूरो चैम्पियन, ओलंपिक चैम्पियन और मुख्तलिफ यूथ टूर्नामेंट्स के कई बड़े आलमी एजाज़ात भी इस वक्त स्पेन ही के पास हैं। गुज़श्ता 5 बरसों में स्पेन ने आलमी फ़ुटबॉल के तकरीबन हर बड़े इवेंट में अपनी बरतरी साबित की है। मर्दों की टीम ने 2024 में यूरो कप जीतकर तकरीबन 12 साल बाद यूरोप की चैम्पियनशिप दोबारा अपने नाम की। इसी साल पेरिस ओलंपिक्स में स्पेन ने फ़ुटबॉल का गोल्ड मेडल भी हासिल किया। तमाम ओलंपिक्स में ज़्यादातर खिलाड़ी अंडर 23 होते हैं, इसलिए इस कामयाबी को नौजवान फ़ुटबॉल के सबसे बड़े आलमी एजाज़ात में शुमार किया जाता है। इसी साल स्पेन ने अंडर 19 यूरो चैम्पियनशिप भी जीती, जबकि इससे पहले 2023 में यूएफा नेशंस लीग का टाइटल भी अपने नाम किया था। अलबत्ता 2025 की नेशंस लीग के फाइनल में इसे पुर्तगाल के हाथों पेनल्टी शूटआउट में शिकस्त का सामना करना पड़ा। ख़वातीन के फ़ुटबॉल में स्पेन की बरतरी इससे भी ज़्यादा नुमाया रही है। 2022 के बाद होने वाले बड़े आलमी मुकाबलों में स्पेन की ख़वातीन की टीम ने मुसलसल शानदार कामयाबियां हासिल की, जिनमें 2023 का फीफा वुमेन्स वर्ल्ड कप भी शामिल है। यूँ मर्दों और ख़वातीन दोनों की सतह पर स्पेन ने गुज़श्ता चंद बरसों में आलमी फ़ुटबॉल पर अपनी हुक्मरानी कायम करते हुए ख़ुद को दुनिया की सबसे मजबूत और कामयाब फ़ुटबॉल कौम साबित किया है। मगर स्पेन की फ़ुटबॉल के बारे में यहाँ इस बात का जिक्र करना ज़रूरी है कि स्पेन को दुनिया में फ़ुटबॉल के सबसे बड़े मराकज़ में शुमार किया जाता है।
दुनिया के दो सबसे बड़े और कामयाब फुटबॉल क्लब रियल मैड्रिड और बार्सिलोना स्पेन ही से ताल्लुक़ रखते हैं। फुटबॉल के बेहतरीन खिलाड़ी को दिया जाने वाला सबसे बड़ा इनफरादी एजाज़ बैलन ड'ओर भी अक्सर स्पेन के किसी क्लब के खिलाड़ी के हिस्से में आता है, जबकि जदीद फुटबॉल के सबसे बाअसर कोचेज़ में शुमार होने वाले पेप गार्डियोला का ताल्लुक भी स्पेन से है। जबकि इलाकाई सतह पर भी स्पेन ने गुज़श्ता चंद बरसों में यूरोपीय फुटबॉल पर अपनी मजबूत गिरफ्त कायम रखी है। गुज़श्ता 5 यूरोपीय चैम्पियनशिप्स में से 3 बार टाइटल अपने नाम किया। ताहम इन तमाम कामयाबी के बावजूद 2008 से पहले फीफा वर्ल्ड कप की तारीख में स्पेन का शुमार उन रिवायती आलमी ताकतों में नहीं होता था जो मुसलसल बड़े बैनुल-अक़वामी एजाज़ात अपने नाम करती रही हों। आलमी फ़ुटबॉल पर तवील अरसे तक ब्राज़ील और अर्जेंटीना जैसी जनूबी अमरीकी टीमों के साथ साथ जर्मनी और इटली जैसी यूरोपीय ताकतों का गलबा रहा, जबकि 1998 में वर्ल्ड कप जीतने के बाद फ्रांस भी आलमी फ़ुटबॉल की मुस्तकिल ताकत बनकर उभरा। इसीलिए गुज़श्ता 2 दहाइयों में स्पेन की गैर मामूली कामयाबियाँ इसकी फ़ुटबॉल तारीख़ में एक नए दौर का आगाज़ समझी जाती हैं। एक ऐसा दौर जिसने स्पेन को यूरोपीय ताकत से आलमी सुपर पावर में तब्दील कर दिया। ताहम स्पेन की कामयाबी की असल वजह एक ऐसा मजबूत फुटबॉल फ़लसफ़ा है जो पूरे मुल्क में बरसों से परवान चढ़ रहा है। माजी में स्पेन की टीम ला फ्यूरिया रोहा यानी दी रेड फ्यूरी के नाम से जानी जाती थी, जिसकी पहचान जारहाना खेल और बेपनाह जज्बा जबकि इनफरादी सलाहियत थी। लेकिन आज का स्पेन एक बिल्कुल मुख्तलिफ और कहीं ज़्यादा मुकम्मल टीम है। आज स्पेन की शनाख्त, तकनीकी महारत, गैर मामूली नज़्म ज़ब्त, आला हिकमत अमली, मजबूत दिफा और बेहतरीन टीम वर्क है। उसके खिलाड़ी गेंद पर शानदार कंट्रोल रखते हैं, एक दूसरे के साथ गैर मामूली हम-आहंगी से खेलते हैं और मौका मिलते ही बर्क रफ्तारी से हमला करके हरीफ को संभलने का मौका नहीं देते, जबकि दिफा में भी इसी मजबूती के साथ मुकाबला करते हैं। इसीलिए स्पेन की हालिया कामयाबियाँ ना तो सिर्फ एक गोल्डन जनरेशन का नतीजा है, ना ही किसी एक अजीम कोच की मरहून मिन्नत है। ये दरअसल कई दहाइयों पर मुहित एक ऐसे मजबूत फुटबॉल निज़ाम का समर है जिसे मुसलसल मेहनत, कामयाबियों, नाकामियों और तजर्बात से सीखते हुए जदीद फुटबॉल के तकाज़ों के मुताबिक बेहतर बनाया गया है। यही मजबूत निज़ाम आज स्पेन को दुनिया की कामयाब तरीन फुटबॉल ताकतों में मुमताज़ करता है। और स्पेन के इस सुनहरी दौर के पीछे अगर किसी एक इदारे का सबसे नुमाया किरदार रहा है तो वो रियल मैड्रिड नहीं बल्कि कातालोनिया के शहर बार्सिलोना का फुटबॉल क्लब और इसकी दुनिया भर में मशहूर यूथ एकेडमी ला मासिया है। और वर्ल्ड कप जीतने वाली स्पेन की मौजूदा टीम में भी बार्सिलोना का असर नुमाया रहा। स्पेन की कौमी टीम के 8 खिलाड़ी बार्सिलोना से ताल्लुक़ रखते हैं, जबकि फाइनल में मजमूई तौर पर ला मासिया एकेडमी से तरबियत हासिल करने वाले 9 खिलाड़ी मौजूद थे। क्योंकि अर्जेंटीना के कप्तान लियोनेल मेसी भी ला मासिया एकेडमी ही की पैदावार हैं, मेसी ने अपनी फ़ुटबॉल की बुनियाद बार्सिलोना में रखी और वो स्पेन की शहरियत भी रखते हैं, जबकि उनके बच्चे भी मुस्तकबिल में स्पेन की नुमाइंदगी करने के अहल है। ये इत्तेफाक नहीं बल्कि ला मासिया के इस मजबूत फुटबॉल निज़ाम का तसलसल है जिसने गुज़श्ता 2 दहाइयों में ऐसे बेशुमार खिलाड़ी तैयार किए जिन्होंने न सिर्फ बार्सिलोना बल्कि स्पेन की कौमी टीम को भी आलमी फ़ुटबॉल की सफ़े अव्वल की ताकत बनाने में बुनियादी किरदार अदा किया है। अगर स्पेन की तारीख़ के कामयाब तरीन दौर की बात की जाए तो 2008 से 2012 तक का अरसा सुनहरी बाब की हैसियत रखता है। इसी दौर में स्पेन ने मुसलसल 2 यूरो कप जीते और 2010 में पहली बार फीफा वर्ल्ड कप का ताज अपने सर सजाया। इस तारीख़ी कामयाबी के पीछे भी बार्सिलोना, ला मासिया और इनके मशहूर फुटबॉल फ़लसफ़े टिकी टाका का नुमाया किरदार था। उस वक्त स्पेन की कौमी टीम में बार्सिलोना के खिलाड़ियों की अक्सरियत शामिल थी जिन्होंने गेंद पर कंट्रोल, मुख्तसर पासेस और इज्तिमाई खेल के ज़रिए दुनिया भर के हरीफों को हैरान कर दिया। 2010 के वर्ल्ड कप फाइनल में बार्सिलोना स्टार मिडफील्डर और ला मासिया एकेडमी की प्रोडक्ट आंद्रेस इनिएस्टा ने इजाफी वक्त में फैसलाकुन गोल करके स्पेन को तारीख़ का पहला आलमी टाइटल दिलाया। और अब 16 बरस बाद बार्सिलोना से वाबस्ता स्पेनिश खिलाड़ी फेरन टोरेस ने इजाफी वक्त में फातिहाना गोल करके स्पेन को दूसरी बार वर्ल्ड चैम्पियन बना दिया। स्पेन की हालिया कामयाबियों की एक बड़ी वजह उनके हेड कोच लुई दे ला फुएंटे भी हैं, जिन्होंने इस टीम की बुनियाद कई साल पहले ही रख दी थी। लुई दे ला फुएंटे उन चंद कोचेस में शामिल हैं जिन्होंने स्पेन की मुख्तलिफ यूथ टीमों की बरसों तक कोचिंग की है। इसी दौरान उन्होंने मौजूदा कौमी टीम की ज़्यादातर नौजवान खिलाड़ियों को न सिर्फ तरबियत दी बल्कि उनकी सलाहियतों, मिजाज और खेलने के अंदाज़ को भी करीब से समझा। यही वजह है कि इनके खिलाड़ियों के दरमियान गैर मामूली एतमाद, बेहतरीन हम आहंगी नज़र आती है। शायद यही एतमाद था कि वर्ल्ड कप जैसे हाई प्रेशर फाइनल में भी लुई दे ला फुएंटे ने 2 19 साला नौजवान खिलाड़ियों
लामीन यमाल और पाओ कुबारसी को एक साथ मैदान में उतार दिया। वर्ल्ड कप फाइनल में इतनी कम उम्र के 2 खिलाड़ियों का एक साथ आगाज करना अपने आप में एक मुनफरिद रिकॉर्ड था, जबकि इन्हीं नौजवानों में से पाओ कुबारसी ने टूर्नामेंट में बेहतरीन दिफाई कारकर्दगी पर गोल्डन बॉय अवार्ड भी अपने नाम किया है। इसके अलावा स्पेन के कप्तान रॉड्रिगो ने टूर्नामेंट के बेहतरीन खिलाड़ी का एजाज़ यानी गोल्डन बॉल अपने नाम किया, जबकि स्पेन के गोलकीपर उनाई सिमोन ने बेहतरीन गोलकीपर का एजाज़ गोल्डन ग्लव अपने नाम किया। प्रोग्राम जारी रहेगा एक ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर खुशामदीद। इस्राइल अमेरिका में अपनी साख बेहतर बनाने के लिए $5 करोड़ की खती रकम खर्च करके इन्फ्लुएंस कैंपेन चलाने का तजर्बा कर रहा है। इस मकसद के लिए सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स, ट्रंप के करीबी साथियों और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से तैयार किए गए लाखों टेक्स्ट मैसेजेस की मदद ली जा रही है। इस हवाले से अमेरिकी अखबार वॉल स्ट्रीट जर्नल ने एक रिपोर्ट शाया की है, जिसके मुताबिक लोगों के मोबाइल फ़ोन पर ऐसे टेक्स्ट मैसेजेस आ रहे हैं जो एमा या सारा के नामों से भेजे जाते हैं। इनमें भेजने वाले ग्रुप का नाम फ्रेंड्स फॉर पीस बताया जाता है। इनमें सवाल किया जाता है कि आपके ख्याल में अमेरिका, इसराइल और ईरान के दरमियान अमन मुज़ाकरात आलमी सलामती पर क्या असर डालेंगे। गुज़श्ता चंद माह में इसी नौयत के लाखों मैसेजेस अमेरिकी मोबाइल फ़ोन्स पर भेजे गए हैं। ये मैसेजेस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से लिखे गए हैं। ये मैसेजेस सदर ट्रंप के एक दरीना करीबी मुशीर की कंपनी की तरफ से भेजे गए और इनकी अदायगी इसराइली हुकूमत ने की। मार्च में प्योर रिसर्च के एक सर्वे के मुताबिक अब अमेरिका के तकरीबन 60% बालिग शहरी इसराइल के बारे में मनफी राय रखते हैं, जिसकी बड़ी वजह गाज़ा और ईरान की जंगों में इसराइल का तर्ज अमल है। इसराइल इस रुझान को बदलने के लिए करोड़ों डॉलर्स खर्च कर रहा है। इस मुहिम में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर मबनी नए तरीके इस्तेमाल किए जा रहे हैं और कंजर्वेटिव मीडिया को बराह रास्त अदायगियाँ भी की जा रही हैं। गुज़श्ता हफ्ते अमरीकी नायब सदर JD वेंस ने इसराइल की इस मुहिम पर तनकीद करते हुए इल्ज़ाम लगाया कि ये मुहिम अमरीका की ईरान के साथ जंग ख़त्म करने की कोशिशों को कमज़ोर करने की एक मुहिम है। उन्होंने एक पॉडकास्ट में कहा कि कुछ इसराइली हुकाम अमरीकी अवाम की राय को मुतासिर करने और तब्दील करने की कोशिश कर रहे हैं ताकि जंग गैर मुअय्यना मुद्दत तक जारी रहे। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से तैयार किए गए टेक्स्ट मैसेजेस उस माहदे का सिर्फ एक हिस्सा है जो इसराइली हुकूमत ने हाल ही में सदर ट्रंप के देरीना इत्तेहादी ब्रैड पास्केल की कंपनी के साथ $4 करोड़ 50 लाख से ज़्यादा मालियत में तय किया है। इसराइली वज़ीर ख़ारजा ने गुज़श्ता साल के आखिर में कहा था कि इसराइल ने 2026 के लिए $70 करोड़ से ज़्यादा का बजट मुख्तस किया है ताकि दुनिया भर में लोगों की सोच पर असर डाला जाए, इसराइल की साख बेहतर बनाई जा सके। वॉल स्ट्रीट जर्नल के मुताबिक इसराइली वज़ारत ख़ारजा ने इंटरव्यू की दरख्वास्तों का कोई जवाब नहीं दिया। इसराइल के हामियों का कहना है कि मुहिम इसलिए ज़रूरी है ताकि ईरान और फ़लस्तीन नवाज़ तहरीकों की मुहिमात का मुकाबला किया जा सके। ब्रैड पास्केल ने एक हालिया इंटरव्यू में कहा कि इसराइल के वजूद के लिए सबसे बड़ा ख़तरा गलत मालूमात है, चाहे वो किसी भी तरफ से आएँ। उन्होंने इस बात की तरदीद की कि उनकी मुहिम का मकसद अमेरिका और ईरान के दरमियान मुज़ाकरात को नुकसान पहुँचाना था। क्विंसी इंस्टीट्यूट फॉर रिस्पॉन्सिबल स्टेटक्राफ्ट में गैर मुल्की लॉबिंग पर तहकीक करने वाले निक क्लीवलैंड स्टाउट ने कहा है कि गुज़श्ता 1 साल के दौरान इसराइल ने अमेरिका में इस मकसद के लिए कम से कम 6 कंपनियों की खिदमात हासिल की हैं। तकरीबन 3 दर्जन नए अफराद, जिनमें ज़्यादातर मार्केटिंग के शोबे से ताल्लुक़ रखते हैं, इसराइल के लिए गैर मुल्की एजेंट के तौर पर रजिस्टर हुए हैं। इस साल इसराइल अमेरिका में ऐसी सरगर्मियों पर किसी भी दूसरे मुल्क से ज़्यादा खर्च करने की राह पर है। उन्होंने मज़ीद कहा कि कतर समेत दीगर ममालिक भी गुज़श्ता बरसों में ऐसी कैंपेन्स पर बड़ी रकूम खर्च करते रहे हैं। ताहम वॉल स्ट्रीट जर्नल के मुताबिक पास्केल के काम पर इसलिए भी सवालात उठे हैं क्योंकि वो सेलम मीडिया में चीफ स्ट्रेटजी ऑफिसर हैं। ये एक मीडिया का इदारा है जिसके तहत कंजर्वेटिव पॉडकास्टर्स और रेडियो होस्ट अपने प्रोग्राम करते हैं। इसराइल के साथ इनके इब्तदाई मुआहदे में सेलम मीडिया नेटवर्क और इससे मुंसलिक डिस्ट्रीब्यूशन में इसराइल के हक़ में बयानिए को शामिल करना भी था। सदर ट्रंप के साबिक चीफ स्ट्रेटेजिस्ट और मारूफ पॉडकास्टर स्टीव बैनन ने कहा है कि कंजर्वेटिव हलकों के दूसरे बड़े टॉक नेटवर्क को एक रजिस्टर्ड गैर मुल्की एजेंट कैसे चला सकता है। सेलम मीडिया और पास्केल का कहना है कि वो अपने मेज़बानों को इसराइल के बारे में कोई मखसूस बात कहने के लिए अदायगी नहीं करते। उनके मुताबिक ये रकम नेटवर्क पर $5 लाख से ज़्यादा मालियत के इश्तहारात पर खर्च की गई। सेलम मीडिया के चीफ एग्जीक्यूटिव ने कहा कि हमारे मेज़बानों ने अपना पूरा करियर अपनी मर्ज़ी की बात कहने पर बनाया है, ना कि किसी और के लिखे हुए अल्फाज पढ़ने पर।
ताहम अमरीकी अखबार के मुताबिक इस नेटवर्क के बहुत से मेज़बान पहले से ही इसराइल के हामी रहे हैं और अक्सर इसराइल के दिफा में एक जैसे मौक़िफ़ इख्तियार करते हैं। शो फेथ बाय वर्क्स नामी एक ग्रुप ने दस्तावेज़ात जमा करवाईं जिनमें मंसूबा था कि इसराइल के हक़ में मैसेजेस ख़ास तौर पर बड़े गिरजाघरों में आने वाले और मसीही कॉलेजेस के तलबा को भेजे जाएंगे। मंसूबे के मुताबिक जोग्राफिया की बुनियाद पर मैसेजेस भेजने की मुहिम के ज़रिए जनूब मगरबी अमरीका में तकरीबन 40 लाख अफराद तक रसाई हासिल की जा सकती थी। ये ग्रुप गुज़श्ता साल जुलाई में कायम किया गया था। उसने कहा था कि इस कैंपेन में इसराइल के साथ मस्बत वाबस्तगी पैदा की जाएगी जबकि फ़लस्तीनी आबादी को इंतहा पसंद ग्रोहों से जोड़ा जाएगा। इस मंसूबे की लागत $30 लाख से ज़्यादा बताई गई थी। ग्रुप ने कहा था कि वो अपनी कैंपेन के लिए बाअसर शख्सियात से भी रब्ता करेगा और अदाकार क्रिस प्रैट और बास्केटबॉल स्टार स्टीफन करी को ऐसे मशहूर अफराद की मिसाल के तौर पर पेश किया गया था। अखबार के मुताबिक क्रिस प्रैट के नुमाइंदे ने कहा कि उनसे कभी रब्ता नहीं किया गया, जबकि स्टीफन करी के नुमाइंदे ने भी कोई जवाब नहीं दिया। ईमेल के ज़रिए शो फेथ बाय वर्क्स के बानी ने कहा कि बाद में ग्रुप ने अपनी हिकमत अमली तब्दील कर दी और ज़्यादातर बजट एक मोबाइल म्यूज़ियम और उसके लिए तैयार की गई खुसूसी वीडियोज़ पर खर्च किया गया। रिपोर्ट के मुताबिक इसराइल की दीगर कोशिशें अमरीकी बाएं बाजू पर मरकूज़ हैं। गज़ा की जंग के बायस डेमोक्रेटिक पार्टी में प्राइमरीज़ के दौरान इस बात पर शदीद इख्तलाफात पैदा हो गए कि आया इसराइल की हिमायत अब भी पार्टी में जगह रखती है या नहीं। योआव डेविस मशहूर इंस्टाग्राम अकाउंट ज्यूज़ ऑफ NY के बानी है जिसके 1,93,000 फॉलोअर्स हैं। वो एक मार्केटिंग कंपनी चलाते हैं जिसने इसराइल के साथ मुआहदा किया हुआ है। इस काम में इन्फ्लुएंसर्स की इंतज़ामिया के साथ होने वाली कॉल्स में शिरकत और मुआहदे किए गए टैलेंट्स का इंतज़ाम करना भी शामिल था। वो अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर इसराइल और जंग से मुतालिक मुबाहसे में अक्सर हिस्सा लेते हैं। ताहम वॉल स्ट्रीट जर्नल के मुताबिक वो ये ज़ाहिर नहीं करते कि इसराइल ने उनकी पोस्ट या सफ़र के अखराजात अदा किए थे या नहीं और उन्होंने तबसरे की दरख्वास्तों का भी जवाब नहीं दिया। इसराइली वज़ीर आज़म बेंयामिन नेतन्याहू ने कंजर्वेटिव इन्फ्लुएंसर्स से ताल्लुकात मजबूत बनाने पर ख़ास तवज्जो दी है। उन्होंने अमेरिका के अपने हालिया 2 दौरों के दौरान उनसे मुलाकातें भी की। उन्होंने मई में प्रोग्राम 60 मिनट्स में कहा कि अमरीकियों की इसराइल के लिए हिमायत में जो कमी आई है उसका तकरीबन 100% ताल्लुक सोशल मीडिया के गैर मामूली तेज़ी से बढ़ने वाले रुझानात से है। दस्तावेज़ात से मालूम होता है कि इसराइल और इसके लिए रजिस्टर्ड एजेंट्स ने अपने काम के सिलसिले में दीगर सोशल मीडिया की कंपनियों को भी अदायगी की। ताहम उनमें यह नहीं बताया गया कि पोस्ट के बदले अदायगी की गई है या नहीं। इवेंजेलिकल मसीही ताल्लुकात पर कंटेंट बनाने वाले इन्फ्लुएंसर्स स्टेफानी और कैलेब रोज इंस्टाग्राम पर 10 थिंग्स टू प्रे फॉर योर मैरिज जैसे मौज़ूआत पर वीडियोस और पोस्ट करते हैं। उनकी कंपनी को गुज़श्ता साल इसराइल के एक कॉन्ट्रैक्टर की तरफ से स्ट्रेटेजिक मार्केटिंग और तशहीर के लिए $4,500 अदा किए गए थे। वॉल स्ट्रीट जर्नल के मुताबिक राउस ने इस पर तबसरे की दरख्वास्तों का कोई जवाब नहीं दिया। अखबार के मुताबिक रिकॉर्ड से ज़ाहिर होता है कि इसराइल के साथ पास्केल का मुआहदा गैर मुल्की हुकूमतों के लिए काम करने वाले ट्रंप के दीगर मुशीरों के मुआहदों से कहीं ज़्यादा बड़ा है। सऊदी अरब, भारत और कतर जैसे ममालिक अमूमन लॉबिंग के लिए हर माह हज़ारों डॉलर से ज़्यादा अदा नहीं करते। पास्केल ने ट्रंप की 2016 और 2020 की सदारती इलेक्शन कैंपेन्स पर काम किया था। इसी दौरान कैम्ब्रिज एनालिटिका के ज़रिए फेसबुक का डेटा हासिल करने के बायस वो खासी शोहरत और तनाज़े का मरकज़ बने। अगरचे अब उनका सदर ट्रंप से बाकायदा राबता नहीं रहता, लेकिन ट्रंप ख़ानदान से उनके ताल्लुकात अब भी मौजूद हैं। वो 2024 के आखिर में इसराइल गए, जहां उन्होंने इसराइली हुकाम को अपनी खिदमत पेश करते हुए कहा कि उनकी कायम करदा कंपनियां और वो कंपनियां जिनमें उन्होंने सरमाया लगाया है फॉक्स न्यूज़ के बाद गलत मालूमात और एंटी सेमिटिज़म का मुकाबला करने के लिए शायद सबसे बड़ा ज़रिया है। वो बाकायदगी से इसराइल वापस जाकर इसराइली हुकाम को पेशरफ से आगाह भी करते रहे हैं। इस मुहिम में इसराइल के हक़ में वेबसाइट्स, पोस्ट और लिंक्स तैयार करना भी शामिल है, जिन्हें इस अंदाज से बनाया जा रहा है कि क्लॉड या चैट GPT जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के चैट बोट्स इसराइल के बारे में ज़्यादा मस्बत नताइज दिखाएँ। कभी कभार इन चैट बोट्स ने हवालों के तौर पर ऐसी वेबसाइट्स के लिंक्स भी शेयर किए जो अमेरिका और इसराइल के इत्तेहाद के बारे में मालूमात फराहम करती हैं और जिनमें से एक को पास्केल की टीम ने तैयार किया। पास्केल ने कहा कि हमारे मकासद में से एक ये जानना है कि लोगों को इसराइल के बारे में सबसे ज़्यादा किन बातों पर तशवीश है, फिर इन खदशात का जवाब देना और तमाम मालूमात को इसराइली हुकूमत तक पहुँचाना है। पास्केल इन्फ्लुएंसिबल नामी एक कंपनी में भी सरमायाकार हैं जो सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स को पोस्ट के बदले अदायगी करती है। ताहम उन्होंने कहा कि इसराइल के लिए उन्होंने किसी इन्फ्लुएंसर की खदमात हासिल नहीं की। इसराइल की इस कैंपेन की जानिब से राबता किए जाने वाले बाज़ अफराद को ख़ुद भी महसूस हुआ कि शायद वो एक मुनज़्ज़म इन्फ्लुएंस कैंपेन का हिस्सा बन गए हैं।
फनकारा बेथ सोडोट को जून में फ्रेंड्स फॉर पीस की तरफ से एक टेक्स्ट पैगाम मिला जिसमें इसराइल के बारे में उनकी राय पूछी गई। उन्होंने महसूस किया कि गुफ्तगू बार बार एक ही दायरे में घूम रही है। वो जो भी जवाब देती हैं उसी को नए अल्फाज में दोबारा लिखकर अगले पैगाम में भेज दिया जाता है। फनकारा जो खुद यहूदी हैं, उन्होंने एक इंटरव्यू में कहा कि उन्होंने उससे कहा कि मुझे नहीं लगता तो मैं एक हकीकी इंसान हूँ, तो उसने मुझे कायल करने की कोशिश की कि वो वाकई एक हकीकी शख्स है। वॉल स्ट्रीट जर्नल के मुताबिक ये टेक्स्ट मुहिम स्पार्क फायर नामी कंपनी चला रही है। कंपनी का दावा है कि उसके आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से चलने वाले टेक्स्ट रिवायती कैंपेन्स के मुकाबले में ज़्यादा मौसर गुफ्तगू करते हैं। मई के वस्त तक इस काम के लिए उसे $65 लाख अदा किए जा चुके थे। स्पार्क फायर के तर्जुमान ने बयान में कहा कि गुफ्तगू के पूरे अमल में इंसान भी शामिल रहते हैं और वो मैसेज वसूल करने वालों से बराह रास्त रबता भी करते हैं। वॉल स्ट्रीट जर्नल के मुताबिक फ्रेंड्स फॉर पीस ना तो किसी नॉन प्रॉफिट इदारे के तौर पर रजिस्टर्ड है और ना ही किसी LLC कंपनी के तौर पर। जब पास्केल से पूछा गया क्या फ्रेंड्स फॉर पीस वाकई कोई हकीकी तंजीम है, तो उन्होंने जवाब दिया कि आपके नज़दीक हकीकी तंजीम की तारीफ़ क्या है। इन तमाम कोशिशों ने ये वाज़ेह कर दिया कि इसराइल को अवामी राय बदलने के लिए कितनी दुश्वारी का सामना है। प्रोग्राम जारी रहेगा एक ब्रेक के बाद। भारत में कॉकरोच जनता पार्टी और तलबा का एहतजाज शिद्दत इख्तियार कर गया है। तलबा गुज़श्ता माह जून से दिल्ली में जंतर मंतर पर एहतजाजी धरना दिए हुए हैं और भारतीय वज़ीर तालीम के इस्तीफ़े का मुतालबा कर रहे हैं, क्योंकि मेडिकल के तलबा के एंटी टेस्ट नीट का पर्चा लीक होने के बाद मोदी हुकूमत ने टेस्ट के नताइज मनसूख कर दिए, जिसके बाद तनाज़ा उठ खड़ा हुआ। मुल्क भर में तलबा एहतजाज करने लगे और भारतीय चीफ जस्टिस के मतनाज़ रिमार्क्स के बाद बनने वाली कॉकरोच जनता पार्टी भी इस एहतजाज में शामिल हो गई। एहतजाजी तलबा और कॉकरोच जनता पार्टी के कारकुनों ने 20 जून से दिल्ली में जंतर मंतर के मकाम पर धरना दे दिया। धरने में दीगर अहम शख्सियात के साथ साथ सोशल एक्टिविस्ट सोनम वांगचक भी शामिल हो गए और उन्होंने तलबा के साथ इजहार यकजहती करते हुए भूख हड़ताल कर दी। फिर हफ्ते को 20 दिन की भूख हड़ताल के बाद सोनम वांगचक की हालत ख़राब हुई और पुलिस उन्हें ज़बरदस्ती अस्पताल ले गई। इस मौके पर तलबा ने पार्लियामेंट की तरफ मार्च की कॉल दे दी, जिसमें मुल्क भर से तलबा शरीक हुए, मगर जैसे ही तलबा ने भारतीय पार्लियामेंट की तरफ बढ़ने की कोशिश की तो पुलिस ने लाठीचार्ज किया और आंसू गैस के शेल चला दिए, जिससे तलबा ज़ख्मी हुए। साथ ही जब अपोजिशन ने पार्लियामेंट में इस मामले पर बात करने की कोशिश की तो सेशन ही मुलतवी कर दिया गया। भारतीय अपोजिशन लीडर राहुल गांधी ने सोशल मीडिया पर अपने पैगाम में तलबा पर पुलिस तशद्दुद की मजम्मत की और कहा कि तलबा के मुतालबात जायज़ हैं और हुकूमत को इन्हें तस्लीम करना चाहिए। जबकि बॉलीवुड से अदाकारा शबाना आज़मी और अदाकार प्रकाश राज भी तलबा के एहतजाज में शरीक हैं। कॉकरोच जनता पार्टी के तर्जुमान सौरभ दास ने आज वज़ीर सेहत JP नड्डा से मुलाकात की है और अपने मुतालबात पेश किए हैं। सौरभ दास ने एक्स पर लिखा कि हमने अपने तमाम मुतालबात हुकूमत के सामने रख दिए हैं, जिनमें वज़ीर तालीम धर्मेंद्र प्रधान के फौरी इस्तीफ़े या उन्हें ओहदे से हटाने का मुतालबा भी शामिल है। वज़ीर सेहत ने यकीन दहानी कराई कि वो इस मामले पर मुनासिब सतह पर बात करेंगे, लेकिन अब तक हुकूमत की जानिब से कोई वाज़ेह यकीन दहानी या वादा नहीं किया गया। जब तक मुतालबा पूरा नहीं होता एहतजाज जारी रखेंगे। प्रोग्राम का यहाँ पर अख्तिताम होता है। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।